नमस्कार दोस्तों, पिछले महीने पनामा कैनाल के सामने हजारों तादाद में ट्रैफिक जाम लग गया। इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो को देखकर आपको लग रहा होगा कि ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पिछले कुछ महीनों से हजारों कंटेनर शिप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी पनामा कैनाल के सामने इकट्ठा हो गई और 80 किलोमीटर लंबी एक शिपिंग लेन को पूरी तरह से कार्गो शिप ने जाम कर दिया। वे सभी जहाज 100 साल पुराने मार्ग को पार करने का इंतजार कर रहे हैं, जबकि हर साल यहाँ से 14,000 कंटेनर शिप अक्सर पार होता है, जो वर्ल्ड व्यापार का 6% प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन सवाल यह है कि इसके जमा होने से हमें क्या नुकसान पहुँचेगा या फिर हमें क्या प्रॉब्लम आएगी। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। Extreme drought in Panama is forcing authorities to substantially scale back shipping through the Panama Canal. इसे जानने से पहले हमें जाना पड़ेगा 150 साल पीछे फ्रांस में, जहां फर्डिनेंड डी लेप्सिस नामक एक व्यक्ति उस समय काफी ज्यादा फेमस हो गया था। ये वही व्यक्ति था जिसने स्वेज कैनाल को बनाया था 1869 में, जिसकी वजह से रेड सी और मेडिटेरियन सी को एक पतली रास्ते की मदद से एक दूसरे के साथ अटैच किया गया था। इससे पहले किसी भी शिप को अमेरिका और यूरोप जाने के लिए पूरा अफ्रीका क्रॉस करके जाना पड़ता था, जो काफी ज्यादा खर्चीला और डेंजर था। मगर स्वेज कैनाल के बनने के बाद यह काफी ज्यादा आसान और इजी हो गया। बेसिकली एक शॉर्टकट था जो कि वर्ल्ड ट्रेड के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। सक्सेस को देखते हुए फर्डिनेंड ने डिसाइड किया कि स्वेज कैनाल की तरह अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को एक कैनल की मदद से जोड़ेगा, क्योंकि उस समय अमेरिका के ईस्टर्न कोस्ट से चलने वाली जहाज पूरा साउथ अफ्रीका को क्रॉस करके वेस्टर्न साउथ अमेरिका, एशिया और वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका तक जाना पड़ता था, जो लगभग 20,000 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ता है। इसको छोटा करने के लिए स्वेज कैनाल की तरह एक आर्टिफिशियल कैनल बनाने की जरूरत थी, जिससे जहाजों को काफी ज्यादा आसानी हो सके अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन में आने जाने के लिए। फर्डिनेंड को लगता था कि वे स्वेज कैनाल की तरह इस कैनल को भी काफी आसानी से बना लेगा। इस सोच को लेकर 1980 में फर्डिनेंड ने एक कंपनी स्टार्ट की पनामा इंटर ओशन कैनल के नाम से। कंपनी ने अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ने का एक अनोखा प्रोजेक्ट शुरू किया। उन्होंने इस कैनल को बनाने के लिए कैरेबियन सागर और पनामा खाड़ी के बीच पनामा के दक्षिण में 80 किलोमीटर लंबी जमीन को बम से उड़ाने का फैसला किया, और उसे इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी ज्यादा विश्वास था कि वे इस प्रोजेक्ट को आसानी से कर लेगा, क्योंकि उस समय उसके पास काफी ज्यादा एक्सपर्ट वर्कर थे। इसके बदौलत उन्होंने 1882 में उस जमीन की कंसेशन खरीद ली, जो अभी भी संयुक्त राज्य कोलंबिया के अधिकार में थी। 1882 में उन्होंने पहली बार जमीन पर फावड़ा को चलाया, लेकिन बहुत जल्द ही उन्हें समस्या का सामना करना पड़ा। द ग्रेट फ्रेंचमैन इस कैनल के साथ वही करना चाहता था जो स्वेज कैनल के साथ 10 साल पहले किया था, मगर यहाँ जगह और जमीन काफी ज्यादा अलग थी। यहाँ पर घने जंगल के अलावा समुद्र तल से लगभग 100 मीटर ऊपर की पहाड़ी को काटना था। मगर समस्या तो धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। यहाँ का मौसम काफी ज्यादा अलग था, जिसकी वजह से यहाँ पर काम करने वाले वर्करों को ट्रॉपिकल स्टॉर्म, अर्थक्वेक, खतरनाक बीमारियां जैसे मलेरिया ने लोगों को साइड पर काम करने से रोक दिया। साथ ही यह प्रोजेक्ट बैंकक्रप्ट होने की कगार पर थी। इन सब को देखते हुए इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से बंद कर दिया। 1889 में यह कंपनी पूरी तरह से रिसिप्रेसिव में चली गई। यह एक एडवेंचर कार्य था, जिसकी वजह से हजारों निवेशकों का पैसा खर्च हुआ, और इससे भी बदतर यहाँ 20,000 से अधिक लोगों की जान गई। 1903 में संयुक्त राज्य अमेरिका के समर्थन से पनामा ने अपनी स्वतंत्रता का घोषणा किया। कुछ दिन बाद इस समर्थन से संयुक्त राज्य अमेरिका को नहर के लिए स्थायी रियासत मिल गई। साथ ही देश के कोने से दूसरे कोने तक पार करने वाला 16 किलोमीटर चौड़ी जमीन की पट्टी भी मिल गई। फिर 1904 में इस प्रोजेक्ट को दोबारा स्टार्ट किया गया। यहाँ इंजीनियरों ने एक लॉक सिस्टम लगाने का विचार किया और कुछ टीकों की मदद से कुछ उष्णकटिबंधीय बीमारियों को रोकने का प्रयास भी किया। ये विशाल टाइटैनिक प्रोजेक्ट 10 सालों तक चला, जिसमें भाप इंजन और रेलवे लाइनों को बिछाया गया, जिसमें मिलियनों टन पत्थर और मिट्टी को ट्रेन के डिब्बों में डालकर वहां से हटाया गया, और लगभग इस काम को 40,000 वर्करों के द्वारा किया जा रहा था, जिसकी लागत संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग $375 मिलियन था, जो उस समय उस कंट्री के लिए 79.6 किलोमीटर लंबी कैनल उस देश की सबसे लंबी और महंगी प्रोजेक्ट थी, जिसमें 2 आर्टिफिशियल लेक और 3 विशाल 33 मीटर चौड़े लॉक सिस्टम गेटों ने अमेरिका महाद्वीप को एक खूनी उपलब्धियों के रूप में पार कराना संभव बना दिया। इस कैनल को बनाते समय 5,000 लोगों की जाने गई। इस नहर को आधिकारिक तौर पर 15 अप्रैल 1914 को खोल दिया गया था, जब यूरोप प्रथम विश्व युद्ध में डूब गया। उस समय इस कैनल पर अमेरिकियों का पूर्ण नियंत्रण था। उन्होंने लॉक सिस्टम का साइज तय कर लिया था, जिसकी लंबाई 320 मीटर और चौड़ाई 33 मीटर थी, जो उस समय कंटेनर जहाजों के लिए गेम चेंजर साबित हुआ। वेल पेनामैक्स 35 मीटर चौड़ा और 294 मीटर लंबा है। इस कैनल को अमेरिकियों द्वारा पनामा को वापस सौंपने का काम स्टार्ट हुआ, और 1999 में उस नहर का मालिक पनामा बन गया, जो कि उसी के नाम पर है। आज पनामा सबसे इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज में से एक है। इस नहर से देश के 10% रेवेन्यू जनरेट होता है, क्योंकि इस पनामा नहर से गुजरने वाला कोई भी शिप फ्री नहीं है, बल्कि यहाँ से गुजरने पर जहाजों को अलग अलग अमाउंट पे करना पड़ता है। जैसे छोटे जहाजों के लिए छोटा अमाउंट और बड़े जहाजों के लिए बड़ा अमाउंट। लेकिन बीते दिनों से यह अमाउंट काफी ज्यादा बढ़ गया है। जो जहाज इन्हें सबसे ज्यादा पैसा देगा उसे सबसे पहले जाने दिया जाएगा। हाल ही में देखा गया कि एक ऑयल शिप सभी जहाजों से पहले जाने के लिए
82.4 मिलियन पे किया था। इसके बावजूद पनामा कैनाल के सामने मुसीबत कम नहीं हुई, क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम होने के पहले 48 जहाजों को यहाँ से पार होने दिया जाता था, लेकिन अभी सिर्फ 48 जहाजों में से 18 जहाजों को ही पार होने दिया जाता है। असल में अमेरिकन इंजीनियरों ने इस रूट को बनाने के लिए जमीन को बिल्कुल लेवल नहीं किया था, बल्कि ऊपर वाले पहाड़ों को काटकर छोटा किया था और दोनों साइडों पर दो बड़े अलग अलग गेट लगाकर यहाँ पर एक आर्टिफिशियल लेक बनाया गया, जहाँ से पानी बाहर न जा सके। इन दो लेकों में एक लेक केटन और दूसरा लेक एलेक वेला है, जहाँ से पानी पनामा कैनाल में लाया जाता है। पानी आने के बाद जहाजों को लोग की मदद से ऊपर और नीचे करके क्रॉस कर दिया जाता था, लेकिन इस प्रोसेस में पानी काफी ज्यादा वेस्ट हो जाता है। पहले तो पनामा में काफी ज्यादा बारिश हो रही थी, जिससे यह प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन पिछले कुछ सालों से पनामा में बारिश का कोई नामो निशान नहीं है, जिससे पनामा को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर 2019 में पानी इतना ज्यादा सूख गया था कि सभी लोग काफी ज्यादा डर गए। यहाँ पानी इतना ज्यादा कम हो गया था कि यहाँ से जहाजों का गुजरना ऑलमोस्ट ना के बराबर हो गया था। फिर 2023 में पनामा ने जहाजों पर कार्गो रजिस्ट्रेशन लगा दिया, जिससे जहाजों का वजन थोड़ा कम हो और वह इस पानी में डूबे नहीं। साथ ही एक दिन में 18 जहाजों को ही पार होने दिया जाता था। इसी वजह से पनामा नहर के सामने हजारों तादाद में शिपों की ट्रैफिक जाम लग गई। इसके बावजूद भी प्रॉब्लम कम नहीं हुई। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पनामा में यह दूसरा सबसे सूखा साल था। इस प्रॉब्लम को कम करने के लिए कंपनियों द्वारा कई उपाय लगाए जा रहे हैं। इसमें वायुसेनिक कॉरिडोर बनाया जाएगा, जहाँ से पहले एक साइड पर कंटेनर को अनलोड करेंगे, फिर वे कंटेनर ट्रेन और गाड़ियों की मदद से दूसरे साइड पर पहुंचाया जाएगा, जहां इन्हें दूसरे शिपों पर लोड किया जाएगा। यह सॉल्यूशन है तो बहुत अच्छी, लेकिन अमेरिका के वेस्टर्न पॉइंट पर विशाल एंडीज की पहाड़ियां दीवार बनकर खड़ी हैं, जो 9000 किलोमीटर तक लंबी है, जिसके बीच रोड या फिर रेलवे लाइन को बिछाना लगभग इम्पॉसिबल है। ऐसा ही सेम कॉरिडोर मेक्सिको में भी बनाया जा रहा है, जो केवल 190 किलोमीटर चौड़ी है, जहाँ दोनों साइडों पर समुद्र है। इसी को देखते हुए मेक्सिको सरकार ने इन दोनों के बीच रेलवे लाइन को बिछाने का काम स्टार्ट कर दिया है और उम्मीद यह है कि यह 2030 तक पूरी तरह से पूरा कर लिया जाएगा और यह पूरा होने के बाद पनामा का आधा भार अपने ऊपर ले लेगा, जो पनामा से काफी ज्यादा सस्ता पड़ेगा। और यह कॉरिडोर पूरा बनने के बाद 1.3 मिलियन कंटेनर सिर्फ यहाँ से पार किया जा सकेगा।